आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा था अपना कौन सा, डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुआ था, जिसका एक लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने आपको चार्ट बनवाया था। ठीक है, आइए जी आगे की बात करें। हमने एक क्वेश्चन भी किया था, एक एग्जांपल किया था जहां पे हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग हमने पढ़ी थी। जहां पर हमने पढ़ा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाए तो कैसे करेंगे, और बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाए तो कैसे करेंगे। जल्दी से सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। आओ जी, और एक एग्जांपल लिखेंगे मेरे साथ साथ में। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 लिखो बेटे। एक फिक्स्ड असेट्स है जिसकी कोस्ट, बल्कि इसका एक हेडिंग और डालेंगे, इसका पहले हेडिंग डाल देंगे। पिछला हमने एक एग्जांपल किया था ना, एक एग्जांपल नंबर 1 किया था हमने लास्ट क्लास में। बेटे इस वाले एग्जांपल पे हेडिंग डाल दो, व्हेन फिक्स्ड असेट्स इज सोल्ड। पिछली क्लास में जो मैंने आपको एग्जांपल कराया था अकाउंटिंग के लिए, बेटे ध्यान रखना मेरा इस चैप्टर को कराने का अपना अलग तरीका है। मैं पहले आपको अकाउंटिंग पे फोकस लाऊंगा क्योंकि यहां पर कुछ कैलकुलेशन भी है। ठीक है जी, आइए जी बेटे, मैं इसमें कुछ नहीं जानता। देखो आपको वीडियो ऑन करनी होगी सब बच्चों को, ठीक है ना। सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। आपको अपना नेट देखना होगा खुद, मैं भी अपना नेट देख रहा हूँ बेटा प्लीज। इट इज मतलब क्लास का एकदम ये परफेक्ट रूल है कि सब बच्चे वीडियो ऑन करके बैठेंगे। लिखो जी, जब फिक्स एसेट्स को बेचेंगे, जब फिक्स एसेट सेल होगी तो क्या क्या होगा जी वहां पर। सबसे पहले आओ बेटे, एक हमने एक फिक्स एसेट्स का हमें एक एग्जांपल बनाना है। ध्यान रखना इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि पहले हम लोग अकाउंटिंग पे फोकस हो। बेटे अल्टीमेटली करना क्या है इस चैप्टर में, वह अकाउंटिंग करनी है। ठीक है ना। आइए फिक्स एसेट्स की कॉस्ट कितने की है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान ले बेटे ये 5 लाख रुपए की फिक्स एसेट्स की कॉस्ट है और उस पर डेप्रिसिएशन हमारा जो है SLM मेथड से है, और ये है जी हमारा 10%, नहीं 10 नहीं, रख लेते हैं 25% पर एनम है। कितना, 25% पर एनम है। ठीक है जी, फिक्स असेट्स was sold after थर्ड ईयर एंड। बेटे 3 साल खत्म होने के बाद में फिक्स एसेट्स को बेच दिया गया। हमें क्या करना है जी, हमें करनी है क्या, नंबर 1 पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स आल्सो। केस नंबर 1, व्हेन असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, क्या कहा बेटा, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, असेट्स। आशित बेटे आपकी वीडियो ऑन नहीं है, कृष्णा प्लीज बेटे। व्हेन असेट डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट ओपन, जब असेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं ओपन किया जाता है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है बेटा व्हेन असेट्स डिस्पोजल अकाउंट इज ओपन। और बेटे दूसरा केस है कि जब असेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करते हैं।
हाँ जी बेटे, असेट्स को बेच दिया गया था आफ्टर 3 इयर्स एंड, 3 साल के एंड के, थर्ड ईयर के एंड में मान लें ये बेच दिया गया था फॉर 87,000 रुपीज। क्या? 87,000 रुपए के लिए, 87,000 रुपए के लिए इसको बेच दिया गया था। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले बताओ, हमारा जो एग्जांपल है ये बेटे एग्जांपल समझ में आ गया हर बच्चे को अच्छे से? आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें दो चीजें करनी है बेटा, ध्यान से ये क्वेश्चन अपने आप में समझ दो, पूरा चैप्टर की अकाउंटिंग को इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि इसमें मैं दोनों चीजें कराऊंगा, व्हेन असेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन और नॉट ओपन आल्सो। साथ में क्या होगा, मैं यहां पर एक चीज और लेके चल रहा हूं, क्या? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर आल्सो along with provision for depreciation account, provision for depreciation account, मतलब कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करते हैं ये लोग। बेटे सवाल ये है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होने के बाद में क्या असेट डिस्पोजल अकाउंट खोला जाता है या नहीं खोला जाता है, दोनों ही केस में हम लोग बात करेंगे, ठीक है बेटे? बार बार मत कहलवाइए आप, प्लीज वीडियो ऑन रखिए। आइए जी आंसर। आशीष बेटे आपकी वीडियो ऑन नहीं है, मुझे मजबूरन फिर बेटे क्लास से आपको कहूंगा कि मैं भाई एग्जिट करना पड़ेगा। हर बच्चा क्लास में एक ही रूल से बात करेगा बेटे, सारे बच्चों के लिए एक रूल है। आंसर नंबर, ये बेटा हमारा आंसर है, हमें पहले से बेटे फॉर्मेट खींचना है। क्या? इन द बुक्स ऑफ, जो भी ये पर्सन है बिजनेसमैन, हमें इनकी बुक्स में क्या करना है बेटे? एक तो जी जनरल एंट्रीज, नंबर 1 जनरल एंट्रीज, सबसे पहले बेटे जनरल एंट्रीज के वो खींच लो कॉलम। तो एक तो यहां पर हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री, नंबर 1 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, हाँ ये देखो उठा आशिक, आशिता स्पेक्ट का है तुम्हारा, चश्मा का है गायब? हाँ देखो ना, ये देखो ये सो रहा है आशिक, इसका मतलब हाँ अभी उठाया है, देखो अभी पता चल रहा है साहब, इसीलिए तो कैमरा ऑन कराता हूँ। कृष्णा करो बेटे प्लीज। कह रहे हैं कि आज फिर वीडियो ऑन होने पर एरर दिखा रहा है, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर ले करो कनेक्ट, ठीक है फिर कनेक्ट सही से होगा। इन द बुक्स ऑफ, मान ले ये है बेटा मिस्टर ए, मान ले ये मिस्टर ए है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, और बेटे देखो नाराज नहीं हो ना, देखो सारे बच्चे मेरे लिए एक जैसे हैं, तो सबके लिए एक ही जैसा रूल है भाई, वरना फिर दूसरा बच्चा क्यों वीडियो ऑन करेगा और मेरा मन नहीं लगेगा। देखो बेटा ऐसे प्लीज, है ना, डेट, पार्टिकुलर्स, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बेटे, ले एलएफ नंबर, अमाउंट डेबिट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। हाँ नाने गए थे, मैं तो पहले कह रहा हूँ। हाँ जी जर्नल एंट्रीज, बेटे अभी हम जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं और अभी हम जो लेजर बना रहे हैं वो है हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1, जब असेट्स डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोला जाता है। केस नंबर 1, जब असेट्स डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोला जा रहा है जी। हाँ जी पूछो जी। सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है? आता हूं ना मैं, अभी तो खोल ही नहीं रहे फिलहाल, तो बस अब इतना मानो, अभी हम जो कर रहे हैं पहले बिना अकाउंट खोले, जब मैं सेकंड वाला केस कराऊंगा जहां पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट खुलवाना है, ठीक है
तब मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि क्या है ना कि ये सेल के लिए एक मीडिएटर अकाउंट होता है। ठीक है, तो एक ठीक बार सर ठीक। हाँ आइए जी, 1 2 3। लो भाई, अभी हम लोग नहीं खोल रहे हैं असेट डिस्पोजल अकाउंट। बेटा एक तो जनरल एंट्रीज होगी, और दूसरा पेज हमारा किस चीज का होगा जी? हाँ जी, लेजर का। लेजर में कौन कौन से लेजर होंगे जी? लेजर में एक तो हमारा होगा सर फिक्स एसेट्स का लेजर। अच्छा, फटाफट से कॉलम खींचो बेटे फिर। पहला कॉलम किस चीज का जी? पहला कॉलम होगा हमारा किस चीज का? फिक्स असेट्स अकाउंट का। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट डेबिट, फिर से डेट, फिर से पार्टिकुलर्स, और जी फिर से यहाँ पर जेएफ, फिर हमारा यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट। ये है हमारा कौन सा अकाउंट बेटा? फिक्स असेट्स अकाउंट। जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आज की क्लास और जो इससे पिछली क्लास गई, ये दोनों क्लास बेटे पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लास है। अगले वाला लेजर किस चीज का होगा जी हमारा? फिर से डेट, फिर से पार्टिकुलर, फिर से जेएफ, फिर से अमाउंट डेबिट, फिर से डेट, फिर से पार्टिकुलर्स, फिर से जेएफ, और फिर से अमाउंट क्रेडिट। और ये लेजर किस चीज का है जी? ये लेजर है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखो सारे बच्चे, जल्दी लिखो। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, अमाउंट डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, बेटे अमाउंट क्रेडिट। बेटा कोई भी ऐसा नहीं होगा जो लिख नहीं रहा होगा। सर एक बार, सर ये क्या कह रहे हो सर? ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है, कहाँ से स्टार्ट है? नहीं जी, ये मॉड्यूल का नहीं है, मैंने क्लास में अभी एग्जांपल बनाया। अभी मॉड्यूल के तुम क्वेश्चन उठा ही नहीं रहे। हम सारे कॉन्सेप्ट को पहले ना एग्जांपल पे लेके आएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग वाले। डेट, पार्टिकुलर्स, मैं क्वेश्चन दोबारा दिखा दूंगा, डोंट वरी। जेएफ नंबर, अमाउंट डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ नंबर, अमाउंट क्रेडिट। फिक्स एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इधर है हमारी जनरल एंट्री। बेटे हमने तीनों के कॉलम खींच लिए। ठीक है, मैं फुल स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं आपके लिए बेटे, मैं फुल स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं आपके लिए कॉपी को, ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से पढ़ने पे लगे। लो भाई, अब बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री। आओ बेटा जनरल एंट्री करें, लेकिन जनरल एंट्री से हमें पहले क्या चाहिए? हमें फिगर चाहिए। एक वर्किंग नोट और बनाएंगे अगले पेज पे। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन।
बेटे फटाफट से नोट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कितने इयर्स थे सर? एक फिक्स एसेट्स है, उस पर कितना का डेप्रिसिएशन है बेटा? देखो जरा हमारा जो क्वेश्चन है क्या है जी, हमारा क्वेश्चन हमारा ये है, ये रहा कि फिक्स एसेट्स की कॉस्ट है 5 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन उस पर है 25% पर एनम, और फिक्स एसेट्स को बेच दिया गया था 3rd ईयर के एंड में। यानी मैं अगर आपसे पूछूं बेटे पूरे 3 साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है जी? 3rd ईयर तक का। एक बार जरा ग्रुप पे मैसेज डालना कि सर बोल रहे हैं जल्दी आओ क्लास में, फिर चीजें आगे बढ़ जाएंगी, फिर समझ में नहीं आएगा। अच्छा, फिक्स एसेट्स का देखो बेटे, कॉस्ट कितने की? 5 लाख की, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 25%। तो मैं कह सकता हूँ एसएलएम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हर ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट 25% रहेगा। मैं बात करूं अगर यहाँ पर बेटे ईयर नंबर 1 कैलकुलेशन करना, कॉस्ट कितने की है बेटा? 5 लाख। बच्चों 5 लाख का 25% पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,25,000 रुपए हो गया। बेटे सेकेंड ईयर का भी डेप्रिसिएशन देखो, ईयर नंबर 2 फिर से सेकेंड ईयर का सेम रहा, क्योंकि बेटे स्ट्रेट लाइन मेथड है तो यानी कि वो सेम डेप्रिसिएशन चलता रहेगा, आपको भी पता है। ठीक है जी, 3 साल का ये डेप्रिसिएशन हो चुका। अच्छा क्वेश्चन दिखा दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। डेप्रिसिएशन बेटा इसका देखो, तीनों साल का डेप्रिसिएशन नोट कर लिया, सेम है, स्ट्रेट लाइन मेथड। लिख लो यहाँ पे SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। आइए जी मैं एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बच्चे को एक को स्क्रीनशॉट लेना है। लो भाई बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। एग्जांपल नंबर 2, ठीक है जी, करें आगे, आओ जरा। अब बेटा यहाँ पर शुरू हो जाओ। सबसे पहली बात, हमारा कौन सा चल रहा है केस? केस नंबर 1, जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोला जाता। ठीक है जी बेटा, सबसे पहली बात, जब हम असेट्स को हमने खरीदा, कब खरीदा जी? मैं एक ईयर की डिजिट ले लेता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में, कि हमने इसको खरीदा था, कब खरीदा था जी? डेट ऑफ एक्विजिशन जो हमारी है, जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो हमारी है जनवरी 1, 2010। जब मैं सीए बना तो वाली ईयर की बात कर ली, 2010 में जनवरी 1 हो, मैं तो खैर अगस्त में बना था। आओ जी, मई अटेम्प्ट का रिजल्ट जुलाई में आया था, अगस्त में सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था। लो बेटे फटाफट से खरीदवा बेटे असेट्स को। लो जी, आपने असेट्स को खरीदा कौन सी डेट को जी? जनवरी 1, जनवरी 1 2010 को आपने असेट्स को खरीदा। लो बेटे 2010 जनवरी 1। अच्छा एक बात और बताओ ना, ये स्क्रीन ज्यादा अच्छी लग रही है कि वो पिछले वाली स्क्रीन ज्यादा अच्छी थी? देखो पूछता हूँ बच्चों से। आओ जी, तो फिक्स एसेट्स खरीदी हमने पहली, तो सबसे पहले तो हम ये एंट्री करेंगे, 2010 में जनवरी 1 को हमने फिक्स एसेट्स खरीदी। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। करो बेटे जल्दी से नोट करो। अब फर्स्ट ईयर का एंड है और डेप्रिसिएशन लग रहा है जी, फर्स्ट ईयर का एंड है और बेटे डेप्रिसिएशन लग रहा है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग मेंटेन करेंगे जी। फर्स्ट ईयर का एंड और डेप्रिसिएशन लग रहा है, एंट्री क्या होगी बेटे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट being
डेप्रिसिएशन चार्ज। बेटे ध्यान रखना, फिर नरेशन में बार बार नहीं लिखूंगा, हर क्वेश्चन में यही नरेशन रिपीट होनी है जो हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, पहले साल का कितने का डेप्रिसिएशन है बताओ बेटे, हमने लगाया था, कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में, 1,25,000 का। 1,25,000 का हमारा पहले साल का डेप्रिसिएशन है बच्चों। और इसको कहाँ भेजेंगे जी हम लोग, दिसंबर 31 को प्रॉफिट एंड लॉस में। एंट्री क्या होगी जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट being depreciation transferred to P&L account. Being depreciation transferred to P&L account. उम्मीद है बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ओके है जी बच्चों का, ओके है। लो बेटा ट्रांसफर कर दिया जी हमने 1,25,000 की डेप्रिसिएशन वाली बात को P&L में ट्रांसफर कर दिया जी। ये थी हमारी पहले साल की कहानी। इसके बाद कौन सा ईयर आएगा जी, 2010 के बाद में 2011 आएगा जी। 2011 में क्या होगा जी बेटे, दोबारा से एंट्री तो होगी नहीं डेट ऑफ एक्विजिशन की, सीधा दिसंबर 31 में बात होगी। और एंट्री क्या होगी जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट being depreciation charged. Being depreciation charged. बेटा एसएलएम है, हर साल हमारी यही एंट्री घूमती रहेगी, फटाफट निपटाओ बेटे दूसरे साल की एंट्री और तीसरे साल की एंट्री। फिर ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा जी, पीएनएल में जाएगा जी। एंट्री क्या होगी जी, दिसंबर 31 को जी पीएनएल में भेजने की एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो कर दी, अब हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट। बेटे प्लीज मेरे साथ साथ नोट करना, कोई पीछे मत छूट जाना, लगे अगर तेज क्लास है तो तुरंत रोक लेना। 1,25,000, लो भाई लो, लो भाई लो, नरेशन मत लिखो, अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आगे चलो जी। 2000 2012 फिर बेटे दिसंबर 31, लो जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,25,000। पहले डेप्रिसिएशन को भेज दो पीएनएल में। बेटे इसी डेट पर क्या हुआ, एक और काम हुआ, इस फिक्स एसेट्स को ना बेच दिया गया। ये जो फिक्स एसेट्स है जिस पर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लगा है, इस एसेट्स को हमने बेच दिया। और इस एसेट्स को बेचने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा इसका क्या, अकाउंट। आइए जी, हाँ जी बिल्कुल फाउंडेशन वाली क्लास। आओ बेटे फटाफट से हम लोग चलेंगे कहां पर, अब लेजर पे। बेटे पहले हमें यहां तक के लेजर पूरे करने, कहां तक के, यहीं तक के। आइए जी, सबसे पहले बेटे फिक्स एसेट्स अकाउंट में पोस्टिंग करो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पोस्टिंग करो। मैं फर्स्ट ईयर की पोस्टिंग कर रहा हूं जी, मैं फर्स्ट ईयर की पोस्टिंग कर रहा हूं बेटा। बताओ जी, सबसे पहले
एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने ना फुल स्क्रीन पे कॉपी ले आता हूँ ताकि आपको ना पूरा ध्यान इधर रहे, है ना। आओ जी। लो बेटे, पहले साल की पोस्टिंग 2010, क्या कहा मैंने, 2010 सबसे पहला ईयर कौन सा है जी जिसकी पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, 2010। लो जी, January 1st, नो टू बैंक अकाउंट। बेटे कितने की है फिक्स एसेट्स, कितने की है फिक्स एसेट्स, 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा क्या हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में फिक्स एसेट्स अकाउंट में कोई और अमाउंट आएगा? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा यही हमारा बैलेंस सीडी बीडी चलता रहेगा, 2010, 2011, 2012, 2010, 2011 और 2012 हमारा बेटे यही चलता रहेगा। आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। 2010, 5 लाख रुपीज का जो बैलेंस है वो एज इट इज हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा 31 दिसंबर को, क्योंकि बेटे इस वाले अकाउंट में कोई भी पोस्टिंग नहीं हुई। बाई बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख रुपए टू बैलेंस ब्रोड डाउन 2011, January 1st, 5 लाख रुपए। लो बेटा, सेकेंड ईयर में फिर से बाई बैलेंस कैरिड डाउन, अभी 2 साल के अकाउंट पहले पूरे कर लो, उसके बाद तीसरे साल में बात करेंगे हम लोग। 2012 में सबसे पहले जनवरी 1 में बैलेंस ब्रोड डाउन कर लो, टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, 5 लाख। बेटे क्योंकि फिक्स एसेट्स अकाउंट में से कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन नहीं घटाया जाता है जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में इकट्ठा कर रहे होते हैं, हम नहीं घटा रहे होते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट में से डेप्रिसिएशन को। ठीक है जी, आइए जरा जरा देखिए तो सही, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी थी तीनों साल की। सबसे पहले बेटे 2010 फर्स्ट ईयर के एंड में पोस्टिंग होगी, फर्स्ट ईयर के एंड में पोस्टिंग होगी जी, December 31st। क्या एंट्री होगी, बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने का, 1,25,000 का पहले साल का डेप्रिसिएशन है बच्चों। तो जी टू बैलेंस कैरिड डाउन December 31st। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो 1,25,000 बेटा, 1,25,000 हमारा बैलेंस शीट हो गया। हाँ जी, 2011 की बात करते हैं, January 1st, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। भाई आज तक का कितने रुपए का डेप्रिसिएशन इस खाते में पहुंच गया, आज तक इस एसेट्स पे कितने का डेप्शन
लग गया वो, ये इस बात का अकाउंट है, एक्यूमुलेट करने का अकाउंट है। सेकेंड ईयर में बताओ जी, सेकेंड ईयर में फिर से यही कहानी हुई, दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन 1,25,000। बेटा सेकेंड ईयर का भी डेप्रिसिएशन हो गया कि नहीं हो गया? यस हो गया। सॉरी, 2,50,000 2011 टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,50,000। बेटा ये है अपना दिसंबर 31। मैं थर्ड ईयर की बात करूं, 2012 2012। बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात तो जनवरी 1 को हमारा बैलेंस ब्रोट डाउन होगा बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 2,50,000। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, क्या कहा बेटा मैंने? थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन बच्चों। अब सारे बच्चे मेरे साथ साथ, कोई भी बच्चा आगे पीछे नहीं। थर्ड ईयर का पहले बेटे डेप्रिसिएशन लगाओ। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एंट्री क्या होगी जी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन कितने का? 1,25,000, 1,25,000। दिसंबर 31 को हमने इस पे डेप्रिसिएशन लगा लिया। और उसके बाद बेटे उसके बाद क्या होगा? जब असेट्स को बेचना ही है तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? बहुत ध्यान देना इधर। क्या कहा मैंने बेटे? जब हमें असेट्स को बेचना है तो हमें करना क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को कहां पे ट्रांसफर कर देना है जी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है फिक्स असेट्स अकाउंट में। 2012 में बेटे प्लीज पेन रोक लेना, मैं रेड पेन से कुछ लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। जब असेट्स को बेचा जाता है तो क्या किया जाता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग कहां पर? फिक्स असेट्स अकाउंट में। टू फिक्स्ड असेट्स, टू फिक्स्ड असेट्स। भाई आज तक का जितने भी रुपए का इस पर डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है ना, कि हाँ जी कितने का हुआ है? मैंने कहा जी 2,50,000 का तो पिछले साल तक था, करंट ईयर का भी मिला करके हो गया जी 3,75,000 का। कि ठीक है, ये 3,75,000 का इकट्ठा ट्रांसफर कर दो, कहां पर कर दो? फिक्स असेट्स में। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर बेटा? फिक्स एसेट्स अकाउंट में। सारे बच्चे सामने दिखेंगे स्क्रीन पे, और पाप लगेगा उसे जो ध्यान नहीं देगा बिल्कुल भी। देख लो काली माता आएगी फिर गले में सांप डाल के जाएगी। बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उधर से एंट्री क्या बनी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, और इधर फिक्स एसेट्स में क्या करोगे? बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3,75,000। सर इस बात की हमें एंट्री करनी है क्या? हाँ बेटे एंट्री करनी है। बताओ तो जरा क्या एंट्री होगी? जो हमने ये ट्रांसफर किया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को फिक्स एसेट्स अकाउंट में, एंट्री क्या बनी? एंट्री तो हमारी ये बनी, एक तो ये बनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। ये दोनों बेटे एक ही एंट्री की डबल पोस्टिंग तो है। तो इस बात को मैं पहले जन एंट्री में लिखने जा रहा हूँ। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो सारे बच्चे जल्दी करो। 2012 में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, रेड पेन से कर रहा हूं मैं ये वाली एंट्री। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आज तक गुल्लक में जितने का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ सारे को एक साथ में ट्रांसफर कर दो फिक्स एसेट्स में, धड़ाम। टू फिक्स एसेट्स। सर इससे क्या होगा? इससे ना हमारी फिक्स एसेट्स घट जाएगी। तो उससे क्या फायदा होगा सर? घटाने से ये पता चलेगा फिक्स एसेट्स एक्चुअल में रह कितने की गई।
जब हमने 3,75,000 का ट्रांसफर कर दिया डेप्रिसिएशन किसमें, फिक्स एसेट्स अकाउंट में। हाँ जी, तो फिक्स एसेट्स का ये पता चल गया कि उसका बैलेंस क्या बचा। बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप साथ साथ में जन एंट्री भी कर रहे हैं। कर लिया एंट्री। इधर देखो, जब आपने फिक्स एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जब आपने ये ट्रांसफर किया बेटे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो पता है 5 लाख में से ये 3,75,000 घट गया, तो नेट कितने की असेट्स बची, कोई बताएगा मुझे। 5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट थी, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट थी, जिसपे डेप्रिसिएशन लग चुका था 3,75,000। तो अगर मैं तुम्हारे से पूछूं बेटे क्या तुम मुझे बता पाओगे, हाँ सर बता पाएंगे, कि वर्किंग नोट नंबर 2 में बनाना चाहता हूं और मैं उसमें लिखना चाहता हूं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। जब मुझे ये निकालना है, क्या मैं इसको एक वर्किंग नोट में निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कितने में बेची, सेल्स प्राइस ऑफ फिक्स असेट्स। बेटे इस क्वेश्चन में हमने कितने में बेची थी, 87,000 में बेची थी, आपको याद हो शायद। 87,000 सेल्स प्राइस था, थर्ड ईयर के एंड में 87,000 का सेल्स प्राइस था जो हमने क्वेश्चन में माना था। और ये बुक वैल्यू कितने की बची हुई है जी, यहाँ पर बुक वैल्यू बुक्स में ये कितने रुपए की है फिक्स असेट्स ऑन डेट ऑफ सेल। ये सारी क्या है बेटा, ऑन डेट ऑफ सेल चल रही है सारी बातें। सेल्स वाली डेट पर प्रॉफिट और लॉस कितने का हुआ, कैसे आएगा जी, सेल्स प्राइस में से घटा दो फिक्स असेट्स की बुक वैल्यू को। वेरी गुड, एक बच्चे ने बताया कैसे, ऐसे कि भाई 5 लाख में से घटा लो सर 3,75,000, तो यानी कि ये कितने की है, देव ने मुझे बताया। वेरी गुड बेटा देव, 1,25,000 की फिक्स एसेट बची हुई है सर बुक्स में। और सर इस पर ना प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है, देव ने मुझे बताया, बिल्कुल सही बताया बेटा, बाकी बच्चों ने नहीं बताया। कितने का जी, 38,000 का। लो बेटा जी, बच्चों जी, बेटा जी 38,000 का, 38,000 का क्या है, ये सस्ता बेचना यानी कि लॉस। आओ बेटे, ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली, जरा अब एंट्री भी करें क्या। यस, तो जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को यहाँ भेज दिया था फिक्स एसेट्स अकाउंट में, तो ये फिक्स एसेट्स रह कितने की गई थी अपने आप में, बेटा ये फिक्स एसेट्स रह गई थी कितने की रह गई थी, ये रह गई थी 1,25,000 की। और ये कितने में बेचा, उसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे, उसी बात को हम लोग ना यहाँ पे लिखेंगे, बाई बैंक। ठीक है जी, मैं लिख रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ फिक्स अकाउंट को, कितने में बेची बाई फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, बैंक नहीं बल्कि कैश लिखेंगे, फाउंडेशन लेवल तक हम लोग कैश लिखेंगे, बाई कैश दिसंबर 31, 87,000। बेटे बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितने का, 38,000। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा 5 लाख निपट गया। क्या हम इसकी एंट्री बना दें, यस। एंट्री कैसे बनेगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, और डिफरेंस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस में। लो बच्चों, मैं इसकी जन एंट्री को लिख रहा हूं, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बेटा एंट्री करो।
दिसंबर 31 को 2012 को फिक्स असेट्स को बेचने की एंट्री। अच्छा, इंटर लेवल पे जाकर के बात होगी ना बैंक से, तो अभी तो हमें खाली कैश से बात करनी है। कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट। भाई कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट, 1,25,000 की बुक वैल्यू, कैश आ गया कितना 87,000। बेटा P&L अकाउंट डेबिट, ये है लॉस ऑन सेल्स, सीधा सीधा ट्रांसफर हो जाएगा और फिक्स असेट्स 38,000। नरेशन क्या होगी जी? being fixed assets sold। क्या मैं उसकी नरेशन भी बता दूं इधर ऊपर वाले की? यस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू फिक्स असेट्स अकाउंट। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर है। बेटे प्लीज मुझे एक बार बताएंगे सारे बच्चे, क्लियर और नॉट क्लियर यहां तक? अभी हमने केस 1 किया, सिर्फ कृष्णा का क्लियर आया है, रजत का भी आ गया है, और आशीष अच्छा पलक का भी आ गया है, आशीष हो गया है, देव का भी आ गया है। गुड मॉर्निंग आशीष। वो पहली बड़ी मुश्किल से आंख खोल के बैठा था। आशीष कहाँ हो? ये पकड़ा गया, देखो ये गायब है क्लास से। क्या सोच के बैठे थे? सर बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे। हाँ, पता नहीं चलेगा हमें। ये देखो आशीष अब पकड़ा गया, देखो इसने छत का कैमरा दिखा रखा है। आशीष क्लास से गायब है। आओ जी। नेक्स्ट। बेटे ये था हमारा केस नंबर 1। कौन सा? केस नंबर 1, जहां पर असेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोला जाता है। बेटा ध्यान से, अभी मैं यहाँ पे शुरू कराने जा रहा हूं दूसरा केस, जहां पर असेट्स डिस्पोजल अकाउंट खोला जाता है। तो पूरा ध्यान इधर रहना चाहिए बच्चों का। आइए जी, तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। केस नंबर 2, हेडिंग डालो बेटे, केस नंबर 2। और लिखिए वहां पर, इफ assets disposal account is also open। आशीष बेटे तुम क्लास में नहीं हो। बाकी बच्चे करना जरा। हाँ, कैमरा दिखाना। अच्छा कृष्णा तो चलो बेचारा मेहनत कर रहा है, किस तरह कैमरे में दिखाई दे रहा है। ये देखो आशीष, देखो क्या कर रहा है, पंखा लगा के चला गया। वो हमें गर्मी नहीं लग रही है, नालायक शैतान, जल्दी। हाँ आशीष कहाँ हो तुम? हाँ देखो ना, गायब हो गए थे। लो भाई, क्या सोच के बैठे हो कि तुम पढ़ोगे नहीं? कॉपी दिखाना जरा, कर रहे हो काम? नहीं कर ही नहीं रहे हो। अभी फोटो भेजो ग्रुप में। बच्चे सोच रहे हैं कि क्या ना हमें हमारे पे नजर नहीं देगी। वेरी गुड, जल्दी से ग्रुप में भेजो अभी फोटो। तुमने काम कर लिया क्या? मैं चेक करता हूँ अभी। भेजो। ऑनलाइन होने का ये मतलब नहीं है, समझ लो। ऑनलाइन होने का मतलब है हम और ज्यादा मेहनत करेंगे,
ऑनलाइन को महसूस नहीं होने देंगे कि वो ऑनलाइन है। जल्दी भेजो। भेजो बेटे, मैं वेट कर रहा हूँ। आशित आओ जी। बेटा दूसरा केस, इफ असेट्स डिस्पोजल अकाउंट इज आल्सो ओपन, अगर बेटे असेट डिस्पोजल अकाउंट भी खोला जाता है तो कैसे होगा जी? आइए मैं आपको पहले छोटा सा हिंट बताता हूं। यहाँ पे सारे बच्चे इधर ध्यान देना। ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इनको बोलता हूं शुरू से ही। इनका नाम है, क्या नाम है जी इनका? इनका नाम है जी एडी अंकल। है एडी अंकल? हाँ, ये अंकल हैं और ये आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। कैसे सर? भाई ये इस तरह से हेल्प करने के लिए आए हैं, जब आपको असेट बेचनी है तो आपसे ये क्या कहेंगे कि बताओ तुम्हारी कॉस्ट कितनी है जिस असेट्स को तुम बेच रहे हो, और बताओ तुम्हारा प्रोविजन उस पर कितना इकट्ठा हो चुका है डेप्रिसिएशन का। बहुत ध्यान से सुनना, इस पॉइंट में फिर बच्चों को दिक्कत आती है बेटा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। असेट डिस्पोजल अकाउंट क्या है? वो बेसिकली क्या है, एक अंकल है जो हमारे साथ में क्या करते हैं, मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। उसमें क्या होगा, असेट डिस्पोजल अंकल को क्या किया जाएगा, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स को ट्रांसफर नहीं की जाएगी। क्या मतलब? ये जो फिक्स असेट्स अकाउंट है, जहां पर कौन रहता है, कॉस्ट रहती है। अभी तक हमने क्या किया था, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन किया जा रहा था तो पता है हम क्या कर रहे थे, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कहां भेज रहे थे, फिक्स एसेट्स अकाउंट में। अभी तक हम ये कर रहे थे। बेटे सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, और कैमरा जरा फेस पे लेके आओ। आओ जी। अब हम क्या करेंगे बेटे, खतरनाक पॉइंट है ये, प्लीज बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, फिक्स असेट्स अकाउंट जो है ना, अंकल जी को कोस्ट पकड़ा देगा कि जो असेट्स बिक रही है उसकी कोस्ट कितने की है, ये कोस्ट पकड़ा देंगे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी क्या करेंगे, वो फिक्स असेट्स को ना पकड़ा करके सारा का सारा डेप्रिसिएशन जितना भी उसमें इकट्ठा हो गया वो किसको ट्रांसफर कर देंगे, असेट डिस्पोजल अंकल को, एडी अंकल को। ये देखो कितने प्यारे अंकल है, और अंकल उसको लेकर के रख लेंगे। क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हो? बेटा बस इतना सा फर्क होगा हमारे केसेस में। बेटा एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेगा, किसको ट्रांसफर करेगा, असेट डिस्पोजल अकाउंट को। तो एंट्री क्या करेगा ये, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स डिस्पोजल अंकल। अब सचमुच में अंकल मत लिख देना, ये आपको समझाने का तरीका है बस खाली। टू असेट डिस्पोजल अंकल। पता है उसमें कितने की अभी तक की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई थी जो ट्रांसफर की जा रही है, याद है इस क्वेश्चन में कितने की? बेटे 3 साल का डेप्रिसिएशन, 3,75,000 की डेप्रिसिएशन है जो इकट्ठी हो गई थी, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है कहां पर, असेट डिस्पोजल अंकल को। इधर से फिक्स असेट्स ट्रांसफर कर देगी अपने आप को, क्या, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। कितने की फिक्स कॉस्ट बेटे, 5 लाख रुपए की। अंकल को फिक्स एसेट्स अकाउंट ने कॉस्ट पकड़ा दी, और अंकल को ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ने डेप्रिसिएशन सारा पकड़ा दिया, और ये कहा अंकल जी प्लीज अब इसको बिकवा दो, आप देखो कितने रुपए की एसेट्स है। ठीक है, और अंकल क्या करेंगे, हमें ये लेने के बाद में क्या पकड़ा देंगे बेटे, कैश पकड़ा देंगे।
और साथ में हमें क्या पकड़ा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ा देंगे। कैश कितना पकड़ाएंगे, जितने में बिका, बोलो बेटे कितने में बिका, जल्दी बोलो कितने में बिका, 87,000 में बिका। और साथ में अंकल हमें क्या पकड़ाएंगे जी बेटा, लॉस पकड़ाएंगे, कितने का, 38,000 का। असेट्स डिस्पोजल, टू असेट्स डिस्पोजल 1,25,000। देखो बेटे, कैश आया, हाँ जी आया, लॉस आया, हाँ जी आया, किससे आया, अंकल से आया, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट और लॉसेस, क्रेडिट द गिवर। जिसने कैश दिया, जिसने लॉस दिया, उसको क्रेडिट कर रहे हैं। पहले मुझे पॉइंट बताएंगे सारे बच्चे, क्या ये पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को, क्लियर है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि बेटे हमें अभी ये सेम क्वेश्चन करना है, और हमें करना है किस तरह से, केस नंबर 2 की तरह से करना है, जहां पे असेट डिस्पोजल अकाउंट हमें खोलना है। तो हमारे यहाँ पे ये बताओ कौन से ईयर में एंट्री में फर्क आएगा, फर्स्ट और सेकंड ईयर में कोई फर्क आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड आशीष, आशीष जाग रहा है, दिखा रहा है वो कैमरे में, थर्ड ईयर में आएगा। हाँ, इसकी नींद खुली है देर में। हाँ, लेकिन अब ये अभी बार बार दिखाएगा, क्योंकि इसने फोटो तो भेजा नहीं ग्रुप में। हाँ, तब तक तो ये सो रहा था। हाँ, सर भी कभी स्टूडेंट थे आशीष जी, सर भी कभी स्टूडेंट थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, आ जाओ कोई बात नहीं। कितने में बेचा, 87,000 में। बेटे थर्ड ईयर में जाकर के फर्क आएगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो हम लिख देंगे भैया सेम एंट्री है, तो थर्ड ईयर की एंट्री में चेंज आएगा। मैं आपको थर्ड ईयर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो आओ मेरे साथ साथ नोट करेंगे सारे बच्चे, आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। जर्नल एंट्रीज के कॉलम खींचो जल्दी से, और हेडिंग डाल लेना केस नंबर 2। बेटा बहुत ध्यान से करना, ये चैप्टर है तो आसान थोड़ा सा, लेकिन टेक्निकल है। और फिर क्या करते हैं बच्चे, फिर दुखी हो जाते हैं, कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है। बहुत प्यारा चैप्टर है जी। लिखो जी फटाफट से, जर्नल एंट्रीज क्या मानते हुए कर रहे हैं हम लोग जी, हम लोग ये मानते हुए कर रहे हैं कि ये है हमारा केस नंबर 2, जहां पर असेट डिस्पोजल अकाउंट इज ओपन किया जाता है, ये मानते हुए हम एंट्री कर रहे हैं। लो भाई, सबसे पहले बेटे 2010 एंड 2011 लिख के यहां पर लिख दो, सेम एंट्रीज। सेम 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 जनरल एंट्री, ये शुरू के 2 साल में तो सेम जनरल एंट्री होगी। केस नंबर 3 मतलब जो ईयर थर्ड है, ये कौन सा हमारा 2012। आओ बेटे सबसे पहले दिसंबर 31 की एंट्री करें। दिसंबर 31 में पहली एंट्री क्या होगी बेटे, ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट चलता रहेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू गुल्लक, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटे कितने रुपए, भाई थर्ड ईयर में भी तो 1,25,000 ही था डेप्रिसिएशन, इसमें क्या नई बात आ गई सर, कोई नई बात नहीं है। जरा साथ में लेजर भी बनाते हैं, आओ जी। और बेटे मैं थर्ड ईयर से लेजर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपको पता है लेजर भी हमारे सेम ही बनेंगे। जब जनरेटरी सेम है तो बेटे लेजर भी सेम होंगे। लो जी, सबसे पहले डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ,
फिर अमाउंट डेबिट, फिर से डेट, फिर से पार्टिकुलर्स, फिर से जेएफ, और फिर से हमारी अमाउंट क्रेडिट। और बेटा लेजर का नाम क्या है? फिक्स असेट्स अकाउंट। इधर की बात करते हैं जी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट डेबिट, फिर से डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ, और फिर अमाउंट क्रेडिट। नाम क्या है इसका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पता है बेटे अब की बार जल्दी बोलो। हाँ वो नहीं जो तुम कह रहे हो, बोलो अब की बार। क्या बोलो, जल्दी बोलो, क्या पूछ लो। अब की बार यहाँ लेजर भी खुलेगा। कौन सा? असेट डिस्पोजल अंकल का। ओ आप ये कह रहे हो सर? सर हम तो कुछ और सोच रहे थे। हाँ इधर आओ। डेट, पार्टिकुलर्स, जीएफ, अमाउंट डेबिट, डेट, बेटा पार्टिकुलर्स, जीएफ और अमाउंट क्रेडिट। इनका नाम क्या है? असेट डिस्पोजल अकाउंट। अब अंकल अंकल मत करना, पता चला तुम असेट एडी अंकल करते रहो। एग्जाम में एडी अंकल मत लिख के आना वरना अंकल बहुत मारेंगे। डिस्पोजल अकाउंट। लो बेटे, ये है हमारा 2013, नहीं कौन सा था हमारा? 2010 11 हो गया ना? ये 12 होगा ना शायद। भाई हमारा 12 होगा ना? देखे जरा, 13 थोड़ा ना, हाँ 12 होगा। ये ईयर है हमारा 2012। तो इसको हटाओ भाई, 2012 करो। 2012 में कितने का बैलेंस ब्रोट डाउन था? ये पूरी की पूरी कोस्ट थी यहाँ पे ब्रोट डाउन। कौन सी डेट में? जनवरी 1। नेक्स्ट बेटे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को चेक करो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 2012 में जनवरी 1 बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 5 लाख का। ओ सॉरी, कितना? 2,50,000 का। बेटा फिर करंट ईयर में हमने जिन एंट्री की थी उसकी पोस्टिंग करेंगे दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 1,25,000। ये हमारा है थर्ड ईयर। आराम से बच्चों, आराम से। हाँ जी, यहां तक सब ओके है बेटे। थर्ड ईयर में हमें फिक्स एसेट्स अकाउंट से कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन इकट्ठा भेजना है। बेटे यहां से इधर भेजना है हमें। किसे भेजना है जी? कॉस्ट को। फिक्स एसेट्स अकाउंट से असेट डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट भेजो, और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से भेजना। किसको भेजना?
डेप्रिसिएशन को, तो एंट्री क्या करोगे जरा देखना, फिक्स एसेट्स अकाउंट से कॉस्ट को भेजो, बाई असेट्स डिस्पोजल अकाउंट दिसंबर 31, 5 लाख की कॉस्ट हमने पूरी पूरी भेज दी, सब सारी एसेट्स की, क्योंकि बेटे सारी एसेट्स बिक रही है। हो सकता था, हो सकता था वो 25 नहीं, 1,25,000 है बेटे, वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। ये हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है भाई। ऊपर तो 2.5 लाख तो ओपनिंग बैलेंस है, 2.5 लाख तो पिछले 2 साल का 1,25,1,25 करके आ रहा है, उस टाइम तुम सो रहे थे। हाँ, तो मैं इसको ढंग से लिखता हूँ दोबारा से, बेटे 2,50,000 का 2 साल का बैलेंस है बेटा, इसीलिए कैमरा ऑन कराता हूँ। एनीवेज 2,50,000 का तो पिछला बैलेंस है बेटे, करंट ईयर का 1,25 कितना हो गया, 3,75,000। ये 3,75,000 भेजोगे तो कैसे भेजोगे जी, टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट दिसंबर 31, 3,75,000 यहां से जाएगा। बेटे एसेट डिस्पोजल कैसे लिखेगा इसको, एसेट डिस्पोजल में कैसे लिखा जाएगा, पहले इसका पूरा कर लो पैक, 5 लाख, 5 लाख। एसेट डिस्पोजल में क्या लिखेंगे, टू फिक्स एसेट्स, भाई फिक्स एसेट से जब आया तो क्या लिखा जाएगा यहां पर, टू फिक्स्ड असेट्स, कितने की, 5 लाख की कॉस्ट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखा जाएगा, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या असेट डिस्पोजल में 3,75,000, 3,75,000। बेटे इस बात को हम लोग एक जनरल एंट्री की फॉर्म में ले आए क्या, आओ जी। दिसंबर 31 को हम इस बात को कैसे लिखेंगे एंट्री की फॉर्म में, एक तो बेटे कॉस्ट ट्रांसफर करना, असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट से उसकी ना कॉस्ट हमने ट्रांसफर कर दी, कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की, दिसंबर 31। बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से हमने डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, 3,75,000। ये तो बात हुई अभी यहां तक। अब असेट डिस्पोजल में हम लोग गए, हमने पोस्टिंग भी कर ली, हाँ जी, कितने में असेट बिक रही है बताओ, ये असेट्स कितने में बिक रही है अभी निकाला था ना हमने, 87,000, यस, 87,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बाई कैश 87,000 और बाई प्रॉफिट एंड लॉस 38,000। इसी बात को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, एंट्री की फॉर्म में लिख रहे हैं। एंट्री क्या होगी जी, कैश अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट डिस्पोजल। तो बेटा जी कैश अकाउंट डेबिट 87,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 38,000 और टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट
1,25,000। कह दो कि तुम्हें समझ में आ गया। ओके है बेटा, यहाँ तक असेट डिस्पोजल अकाउंट एकदम ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? देव का ओके आ गया, कृष्णा का ओके आ गया, पलक, रजत, आशीष, पलक का भी ओके है जी, आशीष का भी ओके है। रजत को ओके नहीं है, इसका मतलब बोलो बेटे रजत कहीं दिक्कत है क्वेश्चन में? बोलो बेटे रजत, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूं? कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। हाँ जी। सर थर्ड ईयर में हाँ हाँ, पीएनएल को मैंने भेजेंगे सर डेप को, थर्ड ईयर में पीएनएल मैंने भेजेंगे सर डेप्रिसिएशन को, पीएनएल में तो डेप्रिसिएशन को भेजेंगे एंट्री बेटे, पक्का भेजेंगे। अच्छा मतलब वो एंट्री अभी नहीं हुई है, ठीक है, हाँ सही कह रहे हो आप। वो एंट्री की जाएगी, पीएनएल में भेजते हैं बेटे डेप्रिसिएशन को, बिल्कुल भेजते हैं। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन तो जाएगा ही जाएगा बेटा, 1,25,000 का। ठीक है बेटा, ये तो होगा ही ठीक है होगा। और तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलिए आइए जी बेटे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बातें की सब में बस एक ही चीज थी, डेप्रिसिएशन को दो में से किसी एक तरह से अकाउंटिंग कर सकते हैं, या तो हम लोग कर सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना करके, या फिर बिना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना करके। आइए जी, क्या कहा मैंने? अभी तक हमने जो बातें की, क्या क्या बातें की? मैंने कहा कि जो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग है, डेप्रिसिएशन की जो अकाउंटिंग है, कैलकुलेशन नहीं, क्या कहा मैंने? सिर्फ अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग सिर्फ दो तरीके से हो सकती है। केस नंबर ए, केस नंबर ए, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, और इसमें होना क्या है? कुछ दिक्कत है? किस चीज पे हो रही है? पावर ऑफ पर क्यों आ रहा है? एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज, provision for depreciation account is not maintained। बेटा केस नंबर बी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ये दो तरीके अभी हमने पढ़े, दोनों में बात बेटे किस चीज की थी बच्चों? अकाउंटिंग की बात थी। किसकी बात थी? अकाउंटिंग की। दोनों में हमने ये भी देखा कि भाई कभी कभी बीच में असेट डिस्पोजल अंकल आ जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है एज ए मीडिएटर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर असेट डिस्पोजल अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही जगह पर जो चीज कॉमन थी वो थी डेप्रिसिएशन की अमाउंट की
कैलकुलेशन। मतलब इसका अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अकाउंटिंग कैसे होनी है वो इन्हीं में से कोई एक मेथड होगा, लेकिन जो अमाउंट की कैलकुलेशन होती है उसके बेटे कई सारे मेथड हैं। कितने? कई सारे मेथड जो मैंने आपको लिखवाए थे। आपको याद है वो मेथड? WDV, SLM, है ना? फिर मैंने आपसे बात की थी, और भी बातें की थी। WDV, SLM के अलावा और भी हमारी बातें हुई थी। ठीक है, 3-4 मैंने आपको मेथड लिखवाए थे। अब उसमें से सबसे पहले मैं आ रहा हूं बेटे कैलकुलेशन करने के लिए। पहले तो वो इंडेक्स याद करो, कौन कौन सी थी जी वो हमारी, जो हमने नोटिंग के लिए डेप्रिसिएशन वाले हमने लिखा था ना। कौन कौन से मेथड लिखे थे जी हमने? SLM, फिर WDV, फिर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, याद आ रहा है? फिर हमने और कौन सी बातें की थी? नंबर 4 और भी बातें हुई थी हमारी। कौन कौन सी जी? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के बाद में बोलो ना। मशीन आवर रेट मेथड, MHR, मशीन आवर रेट मेथड। नंबर 5 प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इसी को हम डिप्लेशन के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। एक और इसका नाम होता है डिप्लेशन मेथड। और देखो जी नंबर 6 और कौन सी बात थी जी यहाँ पे? नंबर 6 एक आएगा आगे जाकर के, सिंकिंग फंड मेथड। एक और आएगा यहाँ पर जिसका नाम क्या होगा? NUT मेथड। रुको मैं एक नई फाइल खोल लेता हूँ, ये थोड़ा ओवरलोड हो गई। ठीक है, एक नई फाइल बनाता हूँ। आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था बेटे, काफी सारे मेथड है हमारे कैलकुलेशन की। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं SLM। अच्छा, बल्कि इसे भी बात करने से पहले एक वर्ड पे आते हैं। एक वर्ड है बेटा WDV, वर्ड एंड मेथड। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? WDV। बोथ आर डिफरेंट। पहले ना इस पॉइंट को क्लियर करो बेटे। WDV जो वर्ड है, पहले इसकी फुल फॉर्म समझिए। WDV का मतलब क्या है? रिटन डाउन वैल्यू। क्या नाम है? क्या वर्ड है बेटा? रिटन डाउन वैल्यू। जरा अगर हम देसी भाषा में लिखें इसको तो कैसे लिखेंगे जी? कम करने के बाद करने के बाद निकल कर आई वैल्यू, निकली वैल्यू, कीमत। भाई हमारी कोई भी फिक्स एसेट्स है जिसकी वैल्यू को हमने राइट डाउन कर दिया है, उसकी वैल्यू को कम कर दिया है, तो कम करने के बाद में उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है बुक में? बुक में। इसको एक और नाम से हम लोग जान सकते हैं, इसको बुक वैल्यू।
क्या बेटा? बुक वैल्यू। पहले तो एक वर्ड जो WDV रेट होता है और एक वर्ड होता है WDV, दोनों में अंतर को हमें समझना जरूरी है। हम जो बात कर रहे हैं सर, इसमें वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। मैं बात कर रहा हूं, मैं रेट की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वो रेट को बिलोंग करता है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं बुक्स में आई हुई वैल्यू। क्या? बुक्स में आई हुई वैल्यू। बेटे, हमारी जो कॉस्ट है फिक्स असेट्स की, जो हमारी कॉस्ट है, उस कॉस्ट में से हम चाहे किसी भी रेट में से, क्या कहा मैंने बेटा? उस कॉस्ट में से चाहे किसी भी रेट में से, चाहे वो WDV मेथड से, चाहे SLM मेथड से, चाहे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से, चाहे प्रोडक्शन मेथड से, चाहे मशीन और रेट मेथड से, किसी से भी हम यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टिल डेट, जिस भी डेट को हम ये जानना चाहते हैं कि भाई वो असेट्स है कितने की, आज की डेट में बुक्स में वो असेट्स है कितने की, तो हम क्या करते हैं? टिल डेट जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो सारा का सारा हम क्या करते हैं बेटे? सारे बच्चे ध्यान देंगे, उसको हम लेस करते हैं। तो उसके बाद में पता चलती है कि ये बुक्स में कितने की वैल्यू है एज ऑन डेट। बुक में कितने रुपए की वैल्यू है। मान ले कोई ऐसे हम लोग बेच रहे हैं, तो बेचने वाले डेट पर हमें उसकी वैल्यू अगर जाननी हो तो उस जानी हुई वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। कि बुक्स में ये असेट्स आज की डेट में कितने की है। इसी का एक और नाम होता है WDV। इसी को हम WDV भी बोलते हैं। तो बच्चों को पहले तो एक कंफ्यूजन दूर कर लेना चाहिए अपने माइंड से। WDV रेट अलग होता है और WDV वर्ड, WDV दोनों मतलब अलग अलग हैं। WDV रेट अलग होता है और WDV अलग होती है। WDV हम इसको भी बोलते हैं कि बुक वैल्यू एज ऑन डेट, कितनी बची हुई है। क्यों? घटाने के बाद आई हुई वैल्यू को बोला जाता है रिटन डाउन वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग टिल डेट जितना भी डेप्रिसिएशन लगा हुआ है असेट्स पर, कितने की आज तक वो असेट्स घिस चुकी है, ये हम उसमें से घटा करके कि कितने रुपए का नुकसान हो चुका है डेप्रिसिएशन के रूप में, तब हम ये जान पाते हैं कि घटने के बाद, नुकसान घटाने के बाद आज की डेट में कितने की उसकी वैल्यू है। इसी को बोलते हैं WDV, ठीक है, बुक वैल्यू भी बोला जाता है। अब बेटे डेप्रिसिएशन का रेट भी एक मेथड होता है, WDV मेथड। तो वो मेथड और WDV दोनों में अलग है, ठीक है। तो WDV रेट निकालना एक अलग चीज होती है और WDV अलग चीज होती है। पहले मैं इस बात को आपको क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। आइए जी, तो अब ये डेप्रिसिएशन हो सकता है हमारा SLM से आया हो, ये हो सकता है डेप्रिसिएशन हमारा WDV मतलब किसी भी रेट से आया हो, चाहे वो WDV वाला रेट हो, चाहे SLM वाला रेट हो, और चाहे ये हमारा जो है एनी अदर मेथड, कोई भी और मेथड के जरिए आया हो, ठीक है। तो ये WDV वर्ड पहले क्लियर करना है अपने को, क्योंकि WDV और WDV रेट में कहीं बच्चा मिक्स ना करे। अब बात करते हैं जी, सबसे पहले मेथड हमारा SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड। इसकी फुल फॉर्म लिखो बेटे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जहां में ये लग रहा है कि असेट्स की जो कॉस्ट है वो हर साल बराबर बराबर आएगी, हर साल बराबर बराबर आएगी, हम ऐसे केस में स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं। क्योंकि वहां पर बेटे क्या होता है, देखो SLM हो चाहे WDV चाहे कोई भी मेथड हो, डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या होता है? जितने भी वियर एंड टीयर है, हर साल उस एसेट्स में जो भी नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट करना। मैचिंग कॉन्सेप्ट पूरा होना तो है ही, साथ साथ में क्या उसको कंपनसेट करना भी है। क्योंकि एक दिन तो वो असेस खत्म हो जानी है, फिर हमें असेस क्या करनी है? लेके आनी है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जितना भी हमारा वहां पर मैच हो रहा है
हर साल के खर्चों में जितना जितना जिस साल नुकसान हो रहा है भाई उतना उतना उस साल के प्रॉफिट में से उसको कंपनसेट कर। अब उसके लिए देखना पड़ता है कि असेट्स क्या हर साल बराबर बराबर घिस रही होती है। जैसे बेटे पेट्रोल वाली गाड़ी है, पेट्रोल वाली गाड़ी एग्जांपल लेना आप, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। एग्जांपल जैसे बेटे हमारी मान ले पेट्रोल वाली कार है, आपको पता है पेट्रोल वाली कार में और डीजल वाली कार में क्या डिफरेंस होता है। मैंने भी सीए बनने के बाद में इंडिका ली, इंडिका क्या ली, जहाज ले लिया समझ। शुरू में तो खूब दौड़ी, बहुत मजा आया, ऐसा लगा कि हाँ भाई भाई बिल्कुल एकदम। लेकिन जब उस इंडिका का बुढ़ापा आया, मतलब जब वो गाड़ी बेचारी पुरानी हुई, तो हर महीने उसमें 15,000 रुपए तो मेरा खर्चा था, सच में कसम से। और मैं बड़ा परेशान हो गया था, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था गाड़ी का इस तरह का, ठीक है ना। आओ देखा ना था, और इंडिका ले ली। अब उसमें क्या हुआ, वो डीजल पे चलती थी, डीजल पे चलती थी बेटे। और उसमें क्या होता था, शुरू में तो कुछ नहीं, एवरेज बहुत अच्छा ठीक है, लेकिन बाद में जाकर के उसका जो वियर एंड टियर है, वो इतना उसने बैंड बजाई ना डीजल वाली गाड़ी ने। मतलब मैं आपसे कहूं, शुरू में डेप्रिसिएशन के हिसाब से मेरा वियर एंड टियर बहुत जीरो रहा, जीरो रहा शुरू के 1 साल खूब दबंग तरीके से। पर 1 साल के लिए थोड़ा ना 5.5 लाख रुपए लगाता है कोई यार। जब दूसरे साल घंटा बजना हुआ शुरू, दिमाग का ओहो, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर तीसरे साल, क्योंकि बेटे क्लास जाना होता था, उसी से अप डाउन चलते रहते, तो फटाफट इधर क्लास उधर क्लास, वो इजीली मूवेबल होता था, गाड़ी तो दूसरा घर होती है आपका और हमारा। अब हुआ क्या, लास्ट में जाकर के उसमें खर्चे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। मतलब जो डीजल वाली कार है उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है बेटा, शुरू में मेंटेनेंस जीरो पहले साल लगभग। फिर बेटे जब कहानी शुरू हो जाती है ना, धनाधन धनाधन मेंटेनेंस कूदता जाता है, तो आप ये समझ लो वो वियर एंड टियर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जो पेट्रोल वाली गाड़ी है, बाद में मैंने ली बेटे फिर वैगनर, बीच में सिलेरियो भी ली थी हमने, तो सिलेरियो भी पेट्रोल पे थी। तो अब हुआ क्या बेटे, उसमें क्या था, शुरू से ही गाड़ी, यूपी में सबसे पहले सिलेरियो हमारे पास में थी, ध्यान रखना। और सिलेरियो क्या बेटे, वो उसमें क्या था कि मेंटेनेंस का खर्चा बिल्कुल जीरो सा था। और ऐसा है शुरू में ही नहीं, वो आगे तक भी लगभग ऐसा ही रहा, क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी में आपका मेंटेनेंस लगभग एक जैसे से रहता है। तो आप अगर देखोगे सामने दोनों ग्राफ को, तो आपको बात समझ में आएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बेटे जब जब गाड़ी इस तरह की हो कि उसमें बुढ़ापे में खर्चा ज्यादा हो, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर हमारा WDV मेथड लगेगा, क्योंकि वहां पर हमें डेप्रिसिएशन शुरू में कम इकट्ठा करना होता है। वहां पर हमारा क्या होगा बेटा, ध्यान से, सॉरी, वहां पर डेप्रिसिएशन हमें शुरू में ज्यादा इकट्ठा करना होता है, क्योंकि वियर एंड टियर कम होते हैं। लेकिन जब बात पेट्रोल वाली गाड़ी की होगी, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन हर साल लगभग बराबर 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 इकट्ठा करना है, क्योंकि आपका वियर एंड टियर अगर आएगा भी तो मामूली सा आएगा, वो भी हर साल लगभग बराबर बराबर रहता है। तो आपका यहाँ पर ऐसी जगह पर सूट होता है क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जहां पर आपका हर साल का वियर एंड टियर भी बराबर हो। तो इसका मतलब आपको डेप्रिसिएशन में भी लगभग लगभग बराबर सी अमाउंट इकट्ठी करनी होती है। तो यानी ऐसी जगह पर हमारा लगता है ये स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है जी, लो जी, एक वर्ड है बेटा डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट किसको कहते हैं जी, एसएलएम, एसएलएम की बात चल रही है। डेप्रिशिएबल अमाउंट किसको कहते हैं जी, बेटे हमारी जो फिक्स असेट्स है उसकी जो हमारी कॉस्ट है, मान लिया है बेटा 5 लाख रुपए, चलो अगली बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, 15 लाख रुपए की मान लिया कॉस्ट है। और हमें पता है कि ये 5 साल तक चलेगी गाड़ी, और 5वें साल में अगर कबाड़े में भी बिकी तो भी हमारे को 1 लाख रुपए आराम से दे देगी। क्या
1,00,000 रुपए हमें ये आराम से दे देगी, ऐसा हमारा मानना है। ध्यान रखना यहाँ पे दो चीजें हमारी ध्यान देनी है। क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान देना है? सबसे पहली बात, हमारी कॉस्ट कितने की है जी? बेटे कॉस्ट तो हमारी फाइनल होगी ना। क्या हमें पता नहीं होगा हम गाड़ी कितने की खरीद रहे हैं, कितने रुपए की हमें गाड़ी पड़ रही है? तो ये कॉस्ट तो बेटे हमेशा क्या होती है, एग्जैक्ट हमारे सामने होती है। लेकिन जो ये स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा? एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। कभी ऐसे भी बोल देते हैं एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू। भाई 5 साल एक हमारा यहाँ पर एक और फैक्टर होता है। क्या फैक्टर होता है जी? एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं बेटे डेप्रिशिएबल अमाउंट कितने की है, तो आप मुझे बता सकते हो कि सर 15 लाख रुपए हमारे लगे और 1,00,000 रुपए हमें बाद में मिल जाएंगे। यानी कि हमारी जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो है सर 14 लाख रुपए, जिसको हमें ओवर द लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स हमें इकट्ठा करना है डेप्रिशिएशन के जरिए। डेप्रिशिएबल अमाउंट इसी को हम बोलते हैं बेटे कॉस्ट में से एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू या एस्टिमेटेड सेल वैल्यू अगर हम घटा दें तो हमें पता चल जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ असेट्स हमारा कितने का नुकसान होने वाला है, और वो ही हमें डेप्रिशिएशन के जरिए इकट्ठा करना है। जो हमारा नुकसान होगा वही तो हमारा कॉस्ट का पार्ट बनेगा। हर साल इतने की तो हमारी अमाउंट जो है ओवर द लाइफ ऑफ असेट्स, हमारी इतने रुपए की तो अमाउंट खर्च हो जाएगी असेट्स की, उसको हमें डेप्रिशिएशन के जरिए इकट्ठा करना है। इसी को हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अब डेप्रिशिएशन किसको कहते हैं बेटे? डेप्रिशिएशन जब हम इसको असेट्स की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एक फैक्टर और है यहाँ पर, क्या? जब हम इसको तोड़ लें डेप्रिशिएबल अमाउंट को अगर हम लोग तोड़ लेते हैं कि हर साल कितना हमें इकट्ठा करना है और कितनी इसकी यूजफुल लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बेटे हमारी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितने की है? 14 लाख की। 14 लाख हमें इकट्ठा करना है। हाँ जी। कितने टाइम में इकट्ठा करना है? ये हमें इकट्ठा करना है जी ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब किसी भी एसेट्स की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कैसे डिटरमाइन होगी बेटे? ये तो एक एस्टिमेट है, ये तो एक एस्टिमेट है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन तो आपको बताएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भाई इस लाइफ के दौरान हमें पैसा इकट्ठा करना है, ये डेप्रिसिएशन वाला। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मतलब मैं आपसे कहूं तो ये फैक्टर जो है हमारा, एक तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ये हमारा फाइनल फैक्टर नहीं होता। क्या है ये? एक एस्टिमेट है। क्या हमारा एस्टिमेट बाद में चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। ये जो यूजफुल लाइफ है, दिस इज आल्सो व्हाट? दिस इज आल्सो नॉट सर्टेन फैक्टर। बेटे रजत और बेटे वीडियो ऑन रखो। हाँ जी, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मान लिया हमारी गाड़ी चल सकती है बेटे 5 इयर्स, लेट्स सपोज 5 इयर्स। आप किस बेस पे कह रहे हैं 5 इयर्स? भाई इंडिका नॉर्मली 5 साल चलती है, इससे ज्यादा चलती नहीं नॉर्मली, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी बोलता है। और ऐसा मार्केट में बाकी लोगों से हमने जो बातें की, जो हमने फैक्टर्स एनालाइज किए मार्केट के, उनके बेस पर हम ये बात बोल रहे हैं। तो यानी कि बेटे कुछ एक सर्टेन बेस होता है जिसके बेस पर ये बात बोली जाती है। हाँ लेकिन वो बेस एग्जैक्ट तो निकलेगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो बेस नियरेस्ट टू एक्चुअल जरूर होता है। तो बाद में जाकर हो सकता है ये बेस हमारे रिवाइज हो जाए। जैसे अगर मैं देखूं, मान ले गाड़ियों के रेट बढ़ गए तो ये स्क्रैप वैल्यू पक्का थोड़ी सी और बढ़ जाती है, या घट गए तो हो सकता है घट सकती है। एस्टिमेट हमारा चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर हमने तो हर बार एस्टिमेट चेंज किए। क्या हर बार जब भी नई क्लास में आए तो हमने कसम खाई है? एक बार तो हमने मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खा ली सर कि हम अब की बार होमवर्क पूरा करेंगे। पर सर क्या बताएं, 1 महीने के बाद में फिर हमारा एस्टिमेट हिल जाता है। हाँ, तो मैं वही एस्टिमेट आपको याद दिला रहा हूँ बेटी। कई बच्चे लोगों के नहीं हिलते, अभी तक नहीं हिले हैं उनके। आओ जी, तो ये जो एस्टिमेट है ये सिर्फ एक बेटे एक एस्टिमेट है आपका, जो आपके फैक्टर्स जो आपके सर्टेन बेसिस पे चेंज होते हैं। अगर मान लो वो बेसिस ही चेंज हो गया, अब जैसे कोरोना की बात करें, ये इस टाइम पे तो सारे एस्टिमेट हिले पड़े। अभी लगा था कि अब पेपर होंगे, अब पेपर होंगे, फिर आगे को सरक गए। और आगे कितने सरकेंगे इस बात का कोई एस्टिमेट है?
बस जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी वाला काम हो गया, बसंती वाला है। तो जब तक कोरोना है तब तक भाई आगे तक कुछ सरकता रहेगा, सरकता रहेगा। लेकिन बेटे हिम्मत नहीं हारनी, पेपर हमें पूरी तैयारी करनी है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बेटे, एस्टिमेट के चेंज होने के कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर बात है कि ये चीज क्या है हमारी एस्टिमेटेड। हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को ओवर द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स हमें इकट्ठा करना है। बेटे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डेप्रिशिएबल अमाउंट कई बार पूछा गया है एग्जाम में, किसको बोलते हैं जी डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है, आइए जी, तो ये हमारा एसएलएम के जरिए हम लोग जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ये इस बात का फॉर्मूला है बेटा। कई बार क्वेश्चन में इन क्वेश्चन अगर हमें दोनों चीजें अवेलेबल है, अगर हमारे पास में दोनों चीजें अवेलेबल है, डाटा भी दे रखा है सारा का सारा, ओल्ड डाटा हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है, अगर जैसे आपकी कॉस्ट, आपका बेटे एस्टिमेटेड आपकी सेल्स वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, आपकी बेटा एस्टिमेटेड लाइफ, ये सारा डाटा दे रखा है। लेकिन बट क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साथ में रेट दे रखा है हमें। क्या दे रखा है बेटे, रेट दे रखा है हमें। तो हमें किसकी बात माननी है, क्या हम उसको बैठ करके खुद निकालेंगे? आंसर इज नो, हमें इसी को ही मानना है। अप्लाई दिस इन क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है, हमें बैठ के खुद रेट फिर नहीं निकालना है। और ये परसेंटेज हमेशा किसकी होती है, परसेंटेज ऑलवेज ऑफ कॉस्ट, ऑलवेज ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट को ओवर द लाइफ ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट बांटना होता है। ठीक है, मैं आपको बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, जरूरी है इस चीज को ठोस होके करना, क्योंकि इसमें जरा सी चीज इधर और उधर हो जाएगी एकदम से। आपने पता है, आपने अकाउंटिंग अच्छे से कर ली, आपने जो अभी तक क्वेश्चंस किए हैं पिछली क्लास में की थी, इस क्लास में की है, आपने अकाउंटिंग तो कर ली है लगभग पूरी, बस एक मेथड बच रहा है सिंकिंग फंड वाला, जहां पे अकाउंटिंग थोड़ी अलग है। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे बेटे कैलकुलेशन। तो हमें क्या करना है, सारी की सारी चीज हमें कैलकुलेटिव रखनी है उस टाइम पे क्लास में। तो अभी जो मैं आपसे एक एग्जांपल करा रहा हूं, आप प्लीज उसको ध्यान से करना। लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखूंगा इसको, इसका मुझे फटाफट से बताएंगे। हाँ जी, कॉस्ट है फिक्स एसेट्स की 10 लाख रुपए, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू बोल दो या बेटे स्क्रैप वैल्यू बोल दो, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10 साल की लाइफ है इसकी, एस्टिमेटेड ध्यान रखना। 10th ईयर के एंड में इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 2.5 लाख रुपए। आपसे पूछा क्या है, पहले ध्यान से सुनना, फाइंड आउट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम। आपसे बेटे रेट पूछा है, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले बताए। बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ एज पर एसएलएम। अलग बेटा डेप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं पूछी, रेट पूछा है, रेट।
मैंने कहा ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। गलत है देव, रेट गलत है। ध्यान रखना, कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा जहां तुम्हारी गलती होने के चांस बचे। बस मुझे जवाब जरूर दे देना और मुझसे पूछ जरूर लेना। मुझे पता है तुम लोग कहाँ गलती करते हो, इसीलिए मैं आपसे बेटे बहुत धीरे धीरे इस चैप्टर को लेके चलूंगा। पलक बेटे रेट बताओ, पलक, रजत, कृष्णा, डेप्रिसिएशन का रेट बताओ बेटे। वेरी गुड पलक, अब बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा तुमने। समझे कहाँ गलती पे? क्वेश्चन में पूछता क्या है इस पे फोकस करो, नंबर उसी चीज के हैं। भले ही हमें सब चीज आती हो एग्जाम में। बेटे बाकी बच्चों ने रेट नहीं बताया अभी। असली फोकस रखना है क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन पूछे वो बताना है, नंबर तब मिलेंगे। आधे से ज्यादा बच्चों के साथ में रिजल्ट में दिक्कत इसी वजह से होती है, बच्चे को क्वेश्चन सही एनालाइज करना नहीं आता, वरना आधे से ज्यादा बच्चे पास हो जाए। पलक तुम्हारा आंसर सही है, देर से सही लेकिन सही है बेटा। कृष्णा बोलो ना, देव, रजत, नहीं हुआ चेंज? आइए लो जी, सबसे पहले निकालो डेप्रिशिएबल अमाउंट। फिर निकालो, क्या निकालो? डेप्रिसिएशन पर ईयर का, और फिर जाके निकलेगा ये डेप्रिसिएशन का रेट एज पर एसएलएम। करो जल्दी, मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें, तुम कर सकते हो, मैंने तुम्हें मौका दे रहा हूं। जिन बच्चों की गलती थी उनको मैंने बता दिया कि किस तरह से करना है, जल्दी करो। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, देखो बाकी बच्चों का भी, क्योंकि मैंने हिंट दे दिया क्वेश्चन का। भाई 10 लाख रुपए की कोस्ट है, हाँ जी, तो 10 लाख रुपए की कोस्ट में से कितनी हमें रिकवर हो जाएगी आगे जाकर के? 2.5 लाख रुपए, हाँ जी। तो कितने रुपए हैं जिसको हमें ओवर द लाइफ ऑफ असेट डेप्रिशिएट करना है? दैट इज 7.5 लाख रुपए। भाई 7.5 लाख रुपए को हमें डेप्रिशिएट करना है ओवर द लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। और कह रहे 10 साल के एंड में जाकर के ये बात होगी, यानी कि 10 साल तक तो असेट्स हमारे पास में चलेगी कि नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी जी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जो इसकी इफेक्टिव लाइफ है वो 10 साल है, तो मेरे को अगर डेप्रिसिएशन पर ईयर का चाहिए तो मैं किससे डिवाइड करूंगा बेटे? 10 साल से तो करूंगा, यानी कि पर ईयर का मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 75,000। और 75,000 को अगर मैं रेट के रूप में देखूं कि कितना परसेंट बैठता है डेप्रिसिएशन का रेट, 75,000 डिवाइडेड बाई कोस्ट कितने की हमारी? कोस्ट है हमारी 10 लाख रुपए की, इंटू 100। 75,000 100/10 लाख, बेटे 7.5% पर एनम का रेट आएगा एसएलएम का। समझ रहे हो कहाँ गलती थी तुम्हारी? इसीलिए कहता हूं हमेशा फोकस रहो, चीजें आसान तभी हैं जब उनको हम सीरियसली देखें। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एक फिक्स असेट्स है, उसकी कॉस्ट है 7 लाख रुपए, इफेक्टिव यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू 7 years, टोटल लाइफ इज इक्वल टू 10 years,
एस्टिमेटेड realizable value number 1 after 7 year, number 2 after 10 year, ये है जी 40,000 की और ये है जी 30,000 की। फाइंड आउट डेप्रिसिएशन रेट। मैं वेट कर रहा हूं बेटे, देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। ये जितने भी इस बच्चे सोच रहे थे ना धुरंधर है हम, धुरंधर है हमारे को तो सब आता है, मैं पहले उनकी ना गलतफहमी थोड़ा सा दूर कर दूं बेटे। काश तुम्हें आता हो तो सबसे बढ़िया बात, मेरे से ज्यादा खुश कौन होगा। मुझे आपकी वो चीजें ठीक करनी है जहां पर दिक्कत होती है। बच्चा 11th वाली कुछ गलतियां, 11th 12th वाली गलतियां कैरी करता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अभी टाइम चाहिए आपकी पुरानी चीजों को ठीक करके तब आगे बढ़ना। बेटा रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट तब आएगा जब हम सही तरीके से सही चीज को करेंगे। करो जी जल्दी जल्दी, देखे कौन सा बच्चा बताएगा जी सबसे पहले। मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का। बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। मैं वेट कर रहा हूँ बेटे, पलक ने आंसर दिया है। अच्छा जी, मुझे देखो तो आंसर क्या होगा। देव, रजत, कृष्णा, पलक का आंसर, देव का आंसर, दोनों का लगभग मैच है। आओ जी देखें तो जरा। देखो जी बच्चों ने कैसे कैसे आंसर निकाल रखा है। आओ बेटा शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। बेटा ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या देखेंगे बेटा सबसे पहले? डेप्रिशिएबल अमाउंट। ए पार्ट, डेप्रिशिएबल अमाउंट। बच्चों कॉस्ट कितने की है इसकी? कॉस्ट कितने की बेटा? कॉस्ट है 7 लाख की। उसमें से घटाओ बेटे रियलाइजेबल वैल्यू। अब सवाल ये है कि मैं कौन सी वाली घटाऊंगा यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू। सर मैं ना एग्जाम में सर इनपिन सेप्टिपिन खेलूंगा, 7 वाले कि 10 वाली।
इन पिन सेफ्टी पिन इन पिन आउट। ठीक है तो ठीक है, वरना गेट आउट। बताओ जी ऐसे होगा क्या? नहीं। कौन बच्चा मुझे बताएगा, जल्दी बोलो, कौन सा बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा जी? बेटे मैं कितने घटाऊं यहाँ पे, 40,000 घटाऊं कि 30,000 घटाऊं? मैं वेट कर रहा हूँ जी आपके जवाब का। कौन बच्चा मुझे सबसे पहले बताने वाला है? मैं 40,000 घटाऊं, मैं 40,000 घटाऊं या मैं 30,000 घटाऊं? एक बच्चा कह रहा 30,000, एक दूसरा बच्चा कह रहा 40,000। बेटे लॉजिक तो देखो उसके पीछे क्या है, जल्दी चेक करो क्या लॉजिक है। भाई इफेक्टिव लाइफ कितनी है असेट्स की, ये बताओ टोटल। बेटे ऐसे तो आदमी पता नहीं 90 साल तक जिए, काम कितने टाइम तक करेगा इफेक्टिवली, दैट मैटर्स। पैसा सिर्फ वहां तक इकट्ठा कर सकता है, कोई भी धन, कोई भी पूंजी, कोई भी चीज वो इकट्ठी कर सकता है सिर्फ वहां तक। ऐसी बेटे असेट्स है, असेट्स भी इफेक्टिवली कहां तक यूज हो सकती है? 7 साल तक। यस। तो बेटे सिर्फ 7 साल के एंड में देखो कितने की वो बिक सकती है, चेक करो बेटे। क्वेश्चन में हमें दो दो चीजें जानबूझ के उलझाते हैं। आओ जी, 7 लाख में से 7 साल के बाद में रिकवर हो जाएंगे 40,000 एस्टिमेट, यानी कि मैं कह सकता हूं कितना, 6,60,000 की अमाउंट है हमारी, 6,60,000 की अमाउंट है जो हमारी है डेप्रिशिएबल अमाउंट। बी बेटे डेप्रिशिएशन हमारा पर ईयर का कितने का बैठेगा? भाई 6,60,000 को डिवाइड करो, कितने से डिवाइड करोगे बेटे, कितने की इफेक्टिव लाइफ है? 7 ईयर्स। जरा करना, 6,60,000 डिवाइड बाई 7 कितना हो गया जी? इज इक्वल टू 94,285.7 समथिंग समथिंग। तो जी डेप्रिशिएशन का जो रेट है, जो बेटे डेप्रिशिएशन का रेट है वो कितना होगा? अगर मैं इसको एसएलएम में एसएलएम का रेट निकालना चाहूं, इनटू 100 डिवाइड बाई हमारी कॉस्ट कितने की है? 7 लाख। $13.47%। शायद शायद नहीं, वेरी गुड। बच्चों ने आंसर सही दिया, कुछ बच्चों ने, लेकिन एक दो बच्चों का आंसर गलत था। बेटा वो उन्होंने किस वजह से दिया था 9 पॉइंट समथिंग समथिंग जो आंसर दिया था, उन्होंने शायद लाइफ 10 इयर्स ले ली होगी और स्क्रैप वैल्यू भी 10 इयर्स वाली ले ली होगी। कोई बात नहीं, यही गलती तो हमें सुधारनी है, ठीक है ना बच्चों? तो बेटा ध्यान से बच्चों, बेटे बहुत इजी है सब चीजें, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक हमें होना है, ठीक है? चलिए कोई नहीं, आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। हमें बहुत ही सिस्टमेटिक चीजों को लेके चलना है। अगली क्लास में हम लोग करेंगे बेटे कैलकुलेशन, एसएलएम वाली और डब्ल्यूडीवी के रेट निकालने की कैलकुलेशन। उसका पता है अलग फॉर्मूला होता है, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट अंडर रूट वगैरह वगैरह, तो वो कई बार बच्चों से निकलता नहीं है। अगली क्लास में जो हम करेंगे, डब्ल्यूडीवी के रेट निकालने का जो मेथड है एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जो हम लोग डब्ल्यूडीवी के रेट निकालने का फॉर्मूला करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी? चलो बेटे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, और यहीं पे हम लोग फिर क्या करते हैं, अपनी क्लास को ओवर करते हैं।